अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा इन वॉशिंगटन। डेवलपमेंट्स बहुत सी हैं, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए कि आप सबकी ऐसी बददुआ लगी असल हम्टी डम्टी को कि असल हम्टी डम्टी आए तो थे पाकिस्तान का चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए। लेकिन ऐसी बददुआ आपकी लगी कि वो अब पंजाब हुकूमत के एक एडवाइज़र बन के रह गए हैं, वो भी बड़ी गैर सरकारी किस्म की उनकी नौकरी है। लेकिन अब इस्लामाबाद के अंदर एक हम्टी डम्टी हुकूमत और रजीम है, यानी शरीफ सरदारी हुकूमत है, जो हाथ पांव मार रही है कि उसकी जो 3 4 6 महीने की मोहलत है उसको किसी तरह से 5 साल में बदला जाए। और इस हवाले से वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी तफसीलात मैं भी आपसे यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। लेकिन जहन में याद रखिए कि अब से कोई 4 दिन पहले या 3 या 4 दिन पहले जब आखिरी दफ़ा इमरान खान ने अडयाला जेल में रिपोर्टर्स के साथ बातचीत की, तो उन्होंने उनको अपनी एक असेसमेंट दी कि ये हुकूमत टोटल जाली है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, और ये मेरे तो ख्याल है 6 महीने से ज़्यादा ये हुकूमत जो है वो नहीं चल सकती। इसके बाद बाकायदा इस पर मीडिया में डिस्कशन हुई, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर हुआ, जिसकी तफसीलात ट्रिब्यून अखबार ने भी छापी, जिसकी हेडलाइन मैं आपको दिखा सकता हूँ, जहां एक्सपर्ट्स ने इमरान खान की असेसमेंट की और उनका एनालिसिस ये था कि इमरान खान ने इस हुकूमत के बारे में जो एक तज्जिया पेश किया है, असेसमेंट पेश की है, उसमें खासा वजन है और उसे रद्द नहीं किया जा सकता। मजीद आपसे शेयर करूं कि अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत ही अक्लमंद और समझदार सेल्फ मेड शख्सियत से मेरी बड़ी तफसील से बात हो रही थी। ये समझदार और अक्लमंद शख्स वही है जिसने अब से इलेक्शन से भी तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने पहले मुझे अपना ये एनालिसिस दिया था कि भाई लोगों का गुजारा शहबाज शरीफ के अलावा किसी के साथ नहीं हो सकता। एंड व्हेन द डस्ट विल सेटल, तो हुम्मा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के मैजेस्टिक सर के ऊपर जाके बैठेगा और नवाज शरीफ साहब के ऊपर भाई लोग जो है वो ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे। फिर आपने देखा, फर्क ने नजारा देखा कि वोट बैंक तो सारा नवाज शरीफ का था। अगर नवाज शरीफ खुद ही फॉर्म 45 पे नहीं जीत सका, डॉक्टर यास्मीन राशिद से वो हार गए वहां पे लाहौर के अंदर, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो शहबाज शरीफ जिनका ना तो कोई पब्लिक कनेक्ट है, ना उनका कोई कैरिज्मा है, वोट बैंक उनका है नहीं, नवाज शरीफ के वोट बैंक पे वो कामयाब हो गए आसानी से और नवाज शरीफ जो है वो रह गए। इससे आपको पता चलता है कि हुम्मा जो है वो शहबाज शरीफ के सर के ऊपर ही बैठना था। बहरहाल ये बात तो पुरानी हो गई। अब इसी शख्सियत से मैंने पूछा कि भाई ये कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि इसहाक डार साहब ने लंदन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक 5 ईयर प्लान जो है वो बना लिया। तो वो शख्सियत जो है वो बहुत हंसे, उन्होंने कहा 3 4 महीने से ज़्यादा ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। मैंने कहा आपने तो और इनकी मुद्दत कम कर दी है, ये तो इवन इमरान खान ने इनको 6 महीने दिए हैं। उन्होंने कहा इमरान खान का अपना कोई होगा जहन वो, लेकिन मुझे ज़रा फाइनेंशियली पता है कि ये 3 4 महीने से ज़्यादा ये चल नहीं सकते। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या SIFC में, जिस पे आर्मी चीफ का बहुत दिल है कि उसके जरिए सऊदी अरब का बड़ा पैसा आ जाएगा, कतर से बड़े पैसे आएंगे, UAE से बहुत पैसा आ जाएगा, तो उसमें उन्होंने कहा कहीं से कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर लिया है, उनकी जो इतला थी कि वो चीन थोड़ा सा मदद करने की कोशिश कर रहा है, चूंकि चीन अपने लेवरेज को जिंदा रखना चाहता है। कुछ तुर्की ने सिंपैथेटिक बात की है, लेकिन तुर्की की अपनी मईशत के इतने बुरे हालात हैं कि वहां से कोई फंड मोबिलाइजेशन नहीं हो सकती। और मौजूदा सूरत हाल में जो ये रजीम है, जो हमटी डमटी रजीम है इस्लामाबाद में, इसकी अब सबसे बड़ी कोशिश और इनकी जो सारी कहते हैं ना मुल्ला की धोड़ मसीद तक, इनकी सारी कोशिश ये है कि कहाँ से $300 मिलियन का कर्जा ले लें, कहाँ से $200 मिलियन का कर्जा ले लें। और अगर पिछले 3 4 दिन के अखबारों में देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बॉन्ड फ्लोट किए हैं। $300 मिलियन के चीन से उसका कर्जा लिया है, कोई $200 मिलियन का कहीं और से एशियन डेवलपमेंट बैंक से या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से कर्जा ले लिए। तो यही अब इनकी सारी स्टेज के ऊपर अचीवमेंट है। लेकिन अब इसमें एक नई चीज देखें कि इसहाक डार साहब जो हैं वो ब्रसल से लंदन पहुंचते हैं और बड़ी भारी भरकम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें इसहाक डार साहब ने एक 5 ईयर प्लान की भी बात की। उन्होंने कहा मेरी बड़ी फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात हुई, न्यूक्लियर एनर्जी को हम डेवलप करेंगे, इसमें भी अल्लाह खैर करे वो एक न्यूक्लियर एनर्जी की एक सेमिनार से वापस आए हैं। कह तो वो रहे हैं कि एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, माहौलियात के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियर एनर्जी बड़ी सेफ है, महंगी है, सेफ है, लेकिन खुदा बेहतर जानता है कि वहां पे क्या बातें हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। कमिंग बैक टू इट, इसहाक डार साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीलर वहां पे छोड़ा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत सीरियसली कंसिडर कर रही है कि हम हिंदुस्तान के साथ अपने ट्रेड को रिज्यूम करें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेड बंद क्यों है? ट्रेड बंद उस वक्त हुआ जब 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 को उन्होंने खत्म कर दिया। पाकिस्तान का उस पर रिएक्शन ये था कि चूंकि ये इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड है, आर्टिकल 370 को इस तरह से खत्म करने का मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि इसका डिस्प्यूटेड स्टेटस जो है वो खत्म हो गया, जो कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान में। ये और बात है कि हिंदुस्तान गुज़श्ता कई सालों से अब उस डिस्प्यूटेड स्टेटस को सिरे से मानता ही नहीं है।
लेकिन हिंदुस्तान का कहना यह था कि उनके अपने आइन का ये एक आर्टिकल था, वो इसको ख़त्म कर सकते थे। बहरहाल जिन लोगों ने असल में रिएक्शन रद्द अमल करना था, कोई थोड़ी मोबिलाइजेशन कर देते, कोई अक़वाम मुत्तहिदा जाने का मशवरा देते, उन्होंने वो तो सब कुछ नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत ही बड़ी उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मूव की ट्रेड बंद करने के अलावा। वो उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, जिसे चौधरी निजामुद्दीन साहब भी कंट्रोल करते हैं, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक चीज़ कर दी। वो स्ट्रेटेजिक चीज़ क्या थी कि उन्होंने कहा कि जिसे हम पहले ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते थे, अब उसे हम इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, कच्चा पपीता पक्का पपीता, जैसा टंग ट्विस्टर होता है ना, इलीगली ऑक्यूपाइड नहीं, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर उन्होंने उसका नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि इस नाम रखने से ही मोदी सरकार जो है वो सारी की सारी जो है वो तबाह हो जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उन्होंने चाबी दी और उनको बहुत इंकरेज किया। उन्होंने कहा जनाब मोदी सरकार कश्मीर में आके फंस गई है, अब आप ऐसा करें कि अब आप दुनिया में निकल जाएं और जाके मोदी सरकार के हवाले से बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताएं कि उन्होंने कितना जुल्म किया। और इसी चक्कर में इमरान खान साहब ने पूरी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को एक्टिवेट कर दिया और उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ अपना हक हलाल का पैसा खर्च करके बहुत सा उन्होंने उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस की। खास करके ह्यूस्टन के अंदर पता नहीं 15-20 हज़ार लोग इकट्ठे किए मोदी के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं अपने कई व्लॉग्स में कहता हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को पाकिस्तानी काउंसलेट्स और एम्बेसीज के तसल्लुत से और उनकी डायरेक्शन से आज़ाद होना है। वो कुछ कुछ हो रहे हैं लेकिन अभी पूरी तरह नहीं हुए। मैं देखता हूँ उनकी तंजीमों के अंदर भी पाकिस्तान की एम्बेसी का बड़ा असर रसूख है। लेकिन जब पुख्तगी हो जाएगी, जब पूरी मेच्योरिटी हो जाएगी, तो फिर ये लोग अपने आप को एम्बेसी की डायरेक्शन से अलग कर लेंगे और फिर ये सही मानों में सियासी तौर पर शऊर का मुजाहरा कर सकेंगे। बट कमिंग बैक टू इट, ये ट्रेड जो है, ये कोई मैंने और आपने हिंदुस्तान के साथ तो रोका नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने तो इसके ऊपर कोई कतई पाबंदी लगाई नहीं हुई। ये ट्रेड इस वजह से नहीं रुका हुआ कि नवाज शरीफ नहीं चाहता था। ये ट्रेड इसलिए नहीं रुका हुआ कि आसिफ अली जरदारी ने इसका रास्ता रोका। ये ट्रेड इसलिए नहीं रुका कि मरियम नवाज ने रास्ता रोका, ये परवेज खटक ने रास्ता रोका, ये किसी इस्लामी जमात ने इसका रास्ता रोका। ये ट्रेड तो सिर्फ इसलिए रुका रहा कि कश्मीर की सारी सूरत हाल के ऊपर अगर कोई नहीं हो सकी पेशरफ के भाई लोगों को नहीं उनको क्लैरिटी थी कि उन्होंने क्या करना है। तो अब अगर ये डार साहब ट्रेड खोलने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है कि चौधरी साहब जो हैं उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि अब हमें ये ट्रेड को खोलना है और अब तक जो कुछ हम पहले सोचते थे वो सब कुछ जो है वो गलत साबित हो गया। आप में से जो लोग मेरे वीलॉग्स को मार्च 2022 से मसलसल देख रहे हैं, जब मैंने इस सीरीज की वीलॉग शुरू किए थे 3 मार्च 2022 से, उनमें से पुराने वीलॉग्स में आपको याद है कि मैंने कहा था कि ये कहानी जो है ना, ये इधर ही जाके सारी खड़ी होगी जो अब इसाक डार साहब ने कह दिया है, क्योंकि ये इसाक डार साहब की मजबूरी है। और इसके जरिए ये, चूंकि जो इंडो अमेरिकन प्लान था और जो अमेरिका की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को एंगेज करे, वो अब एंगेजमेंट इनको करनी ही है। और यही एक तरीका है कि वो रजीम, वो हमटी डमटी जिसकी हुकूमत, जिसकी मुद्दत यानी एग्जिस्ट, जिसकी शेल्फ लाइफ कोई कहता है कि 3-4 महीने है, कोई कहते हैं सारे पाकिस्तान के लोग कि 6 महीने। 6 महीने वाले तो बहुत ज़्यादा है, वो खाली इमरान खान नहीं और बड़े पॉलिटिशियंस ने मुझे कहा है। ये हमटी डमटी रजीम अब ये कोशिश कर रहा है कि अगर उसे मोदी सरकार की ब्लेसिंग मिल जाए तो ये अपनी मुद्दत के अंदर इजाफा कर सकता है। फिर वो 6 महीने के 3 साल या 5 साल जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये भी याद करवाऊं कि 2014 में हिंदुस्तान के साथ ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे देना था और ट्रेड रिजम्पशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जानी थी। जब पीएमएलएन ने, उस वक्त खुर्रम दस्तगीर साहब पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर थे और मेरा ख्याल हिंदुस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर का नाम शायद अनिल शर्मा था, वो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर आए इस्लामाबाद में, पूरा सरीना होटल से भरा हुआ था। फिर उसके बाद अचानक जबकि सब कुछ चीज़ें चल रही थी तो एन उस वक्त पे न्यूयॉर्क से एक आरएसएस, अच्छा उस वक्त हुकूमत कांग्रेस की थी, तो एन अभी इलेक्शन से पहले की बात है, अभी हिंदुस्तान में 2014 के इलेक्शन होने थे, तो हिंदुस्तान से एक बीजेपी लिंक्ड बिजनेसमैन जो है वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं और इस्लामाबाद आकर वो मुलाकात करते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, वो मुलाकात करते हैं सरदार अजीज साहब के साथ। खुर्रम दस्तगीर ने मुझे बताया कि उनको, खुर्रम दस्तगीर को उस बिजनेसमैन ने इंपॉर्टेंट नहीं समझा मुलाकात करने के लिए, और नवाज शरीफ को वो आके कहते हैं कि मैं आपके लिए नरेंद्र मोदी का एक पैगाम लेकर आया हूँ, क्योंकि अब हमारी हुकूमत आने वाली है जून के इलेक्शन के बाद, तो आपने जो भी डीलिंग करनी है वो आप हमारे साथ करें, आप आउट गोइंग कांग्रेस की हुकूमत के साथ ट्रेड डील ना करें। मेक पॉलिटिकल सेंस। नवाज शरीफ साहब ने उसको उस स्टेज के ऊपर शेल्फ कर दिया। ये और बात है कि जब इस इशू को मैंने उस वक्त इंडियन हाई कमिश्नर और उनकी इस पूरी टीम के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि हमारी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई आजादाना किस्म का कैरेक्टर आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके लोग कैरेक्टर लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस कैरेक्टर का हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि इसका हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ या बीजेपी के साथ कोई इसका फॉर्मल ताल्लुक नहीं था। आज तक वो समझ नहीं आया कि वो बंदा किसका मैसेज किसके कहने पे लेके आया था, जिसकी वजह से वो ट्रेड के रिलेशनशिप हिंदू पाकिस्तान के स्टक हो गए।
लेकिन अब इस स्टेज के ऊपर इसकी लॉजिक क्या है? अगर आप उन तमाम बच्चों को देखें जो गालिबन हिंदुस्तान की आईबी की टीम्स हैं, जो हमारे इसके यूट्यूब के ऊपर आके बड़े सड़े हुए कमेंट लिखते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहेंगे हम लानत भेजते हैं और हम तो पाकिस्तान से हमें तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देयर इज लॉट ऑफ लॉजिक एंड सेंस इन व्हाट इज एक्चुअली बीइंग प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम वॉशिंगटन, जिसका एक जलवा अभी आपने इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट के हवाले से देखा है। हाउएवर देयर आर कॉम्प्लिकेशंस बिफोर आई गो टू द सेंस। पहला यहाँ पर एक इशू ये है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो इस वक्त कोई अंदाजन 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब की उनकी इकोनॉमी है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर कर लें, और 1 ट्रिलियन चूंकि 1,000 बिलियन होता है, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 3,500 बिलियन डॉलर की हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, जो ग्रो भी कर रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑन द अदर हैंड मर मर के 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी। इसका मतलब है कि 1 से 10 का यहाँ पे रेशो है, और बजाते खुद इसकी भी कुछ स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड। को हिंदुस्तान को इसमें से बहुत कुछ मिल नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल स्कोप ऑफ दिस ट्रेड। तो फिर हिंदुस्तान को इसमें से क्या मिल सकता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक ट्रेड की एग्जैक्ट पॉइंट पे जाने से पहले एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर एक क्विड प्रो को होता है कि आप ये करेंगे तो हम क्या करेंगे। यहाँ इनको हिंदुस्तान की तरफ से क्विड प्रो को क्या मिल सकता है? मोदी सरकार किसी भी किस्म की कंसेशन करने के मूड में नहीं है। एक चीज हो सकती है कि जो मोदी सरकार ने खुद से करनी है, और वो उन्हें करना ये है कि एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट उन्होंने चूंकि जम्मू और कश्मीर दोनों को यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया है, और हिंदुस्तान की गुज़िश्ता 70-75 बरस की तारीख में हमेशा यूनियन टेरिटरीज अपग्रेड होकर स्टेट स्टेटस उनको मिला है। कभी किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट नहीं किया गया, ये पहली दफा हुआ है। तो ये उनको जम्मू और कश्मीर दोनों को वापस स्टेट का स्टेटस जो है वो देना ही है। जब वो स्टेट का स्टेटस देंगे तो ये मुमकिन है कि ये जो हम्टी डम्टी रजीम है पाकिस्तान में, ये ऐलान कर दे कि हमारी उनसे एक बड़ी सक्सेसफुल नेगोशिएशन हुई है, जिसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर पे उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है, हमारे पे भी मेहरबानी की है, कश्मीरियों पे मेहरबानी की है, और उसको उन्होंने एक दोबारा से स्टेट का दर्जा जो है उन्होंने दे दिया। अब इस चीज पे आते हैं कि जो बेसिक यूएस थिंकिंग और स्ट्रैटेजी क्या है, जिसकी हम यहाँ पर एक डायरेक्शन पे चीजों को मूव होते देखते हैं। उस स्ट्रेटजी को चाइना कंटेनमेंट से ज्यादा बेहतर अगर आप चाइना रिप्लेसमेंट का नाम दें। बहुत दफा इंडियन डिप्लोमेट्स ने और इंडियन एक्सपर्ट्स ने मुझे डिस्कशंस में ये बताया कि भाई आपके यहाँ चीन के साथ आपका जो ट्रेड है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, आप चीन को कोई एक्सपोर्ट तो खास कर नहीं पाते, चीन से इंपोर्ट्स ही लेते हैं। तो अगर हिंदुस्तान की गुड्स भी पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला आ सकेंगी, तो बेसिकली वो सिर्फ चीन की गुड्स का मुकाबला करेंगी। ऐसी गुड्स आप आने दें तो ताकि पाकिस्तान की मार्केट में इंडियन गुड्स जो हैं, चीपर इंडियन गुड्स, चाइनीज गुड्स का मुकाबला कर सकें, और यूं जो बैलेंस ऑफ ट्रेड इस वक्त चीन के फेवर में है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हिंदुस्तान के फेवर में भी जा सकता है। हिंदुस्तान को इससे क्या मिलेगा? माली एतबार से हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलना, लेकिन हिंदुस्तान को पाकिस्तान के अंदर एक मार्केट एक्सेस मिलती है, उसकी इकोनॉमी का जो एक फिजिकल एक्सेस है वो ग्रो कर जाती है। और यही चीज अमेरिकन स्ट्रेटेजिक प्लान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये बात एक ऐसी है जो बहुत दफा लोगों को समझ नहीं आती, और फॉर्चुनेटली मेरे हाथ में बड़े इंटरेस्टिंग क्लिप्स हैं जो मैंने देखे हैं आज। मैं थोड़ा सा आपके जिक्र कर दूं। पालिका शर्मा जो हैं, बहुत से लोग, बड़ी इंप्रेसिव खातून हैं। हिंदुस्तान में पहले वियॉन, WIEON, वर्ल्ड इज वन चैनल के ऊपर वो अपीयर हुई। अब मेरा ख्याल है फर्स्ट पोस्ट पे हैं, समथिंग लाइक दैट। और आप में से बहुत से लोगों ने उनको देखा होगा। अभी मैंने उनका एक सेमिनार देखा जो हिंदुस्तान में अमेरिका के जो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं रियल पॉलिटिक के, इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट फोरमोस्ट अमेरिकन स्कॉलर ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, जनाब जॉन मर्शाइमर जो हैं, वो हिंदुस्तान में थे, जहाँ एक सेमिनार था प्रॉब्ली भारत राइजिंग, जिसके दो छोटे छोटे क्लिप्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसको पालिका शर्मा जो है इसे कंडक्ट कर रही हैं फॉर ऑन बिहाफ ऑफ सेवरल इंडियन चैनल्स। एक वो टुकड़ा है जहां पे जॉन मर्शाइमर ये एक्सप्लेन करते हैं इन रिस्पॉन्स टू पालिका शर्मा कि किसी भी ग्रेट पावर के लिए बड़ा जरूरी है कि उसको अपने हेमिस्फेयर में, अपने रीजन में अनकंटेस्टेड सुप्रीमेसी हासिल हो, उसे अनचैलेंज उसकी पोजीशन हो। और अमेरिका ने 19वीं सदी खत्म होने से पहले पहले ऐसी पोजीशन वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे हासिल कर ली थी। और यही वजह है कि अमेरिका ने फिर थ्रू आउट 20th सेंचुरी पहले इंपीरियल जर्मनी को, फिर इंपीरियल जापान को, उसके बाद नाजी जर्मनी को शिकस्त दी, बाकी सारी दुनिया को फिक्स किया, और अमेरिका एक सुपर पावर में कन्वर्ट हो गया। और चीन को अगर एक वाकई दर हकीकत बड़ी पावर बनना है, तो उसको भी अपने एशियन हेमिस्फेयर जो है, ये एशियन रीजन पे उसको अनकंटेस्टेड अनचैलेंज सुप्रीमेसी चाहिए, जो उसको नहीं मिल पा रही। वो उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। The ideal situation
is to be a hegemon in your region of the world and to make sure that there's no other hegemon on the planet. And I basically argue that the United States is the only regional hegemon in the world. It's a hegemon in the Western Hemisphere. And the United States goes to great lengths to make sure that no other country dominates its region the way we dominate the Western Hemisphere. And that's why in the 20th century, we played a key role in putting Imperial Germany, Imperial Japan, Nazi Germany, and the Soviet Union on the scrap heap of history. The United States does not tolerate peer competitors. At the same time, I believe it makes eminently good sense for China to dominate Asia. I think that as China grows more powerful economically, it will try to dominate Asia. फिर वो ये भी कहते हैं, फिर उस स्टेज के ऊपर पालिका शर्मा जो है वो बड़ा एक मासूमाना उनसे सवाल पूछती हैं, क्योंकि एक स्टेज पे जॉन मर्शामर ये कहते हैं कि जो बड़ी पावर्स हैं वो इस वक्त 3 बड़ी पावर्स हैं 2016-17 के बाद से। अमेरिका के अलावा रशिया बड़ी पावर है बिकॉज ऑफ पुतिन, एंड चीन बड़ी पावर है बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन। तो पालिका शर्मा ये कहती हैं कि चीन हम कहाँ फिक्स होंगे, हिंदुस्तान कहाँ जाएगा, बिकॉज खासी वो वहाँ डिसअपॉइंटेड लगी। तो उस पर जॉन मर्शामर ने उनको एक्सप्लेन किया कि ग्रेट पावर वो होती है जिसके पास पॉपुलेशन बहुत हो, जिसके पास इकोनॉमी बहुत हो। हिंदुस्तान के पास पॉपुलेशन तो है चीन की तरह, लेकिन हिंदुस्तान के पास एक ग्रेट पावर की इकोनॉमी नहीं है। सो हिंदुस्तान एक एस्पिरेशनल पावर है। फिर थोड़ा सा आगे जाके वो कहते हैं, मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप इसको देखें इसके सारा टाइटल वगैरह को, ताकि आप इसे देख सकें, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें। ये 18-20 मिनट की डिस्कशन है, लेकिन ये बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन है, आप इसमें से बहुत सीख सकेंगे। वो ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को भी एक बड़ी ताकत बनना है तो उसको अपने रीजन के ऊपर बालादस्ती चाहिए, उसे अपने रीजन पे एक अनकंटेस्टेड कंट्रोल और सुप्रीमेसी चाहिए। उन्होंने एहतियात की, वो हिंदुस्तान में बैठे हुए थे, उनको भी एहसास था, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन मतलब बड़ा क्लियर है, जब तक हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ऊपर कंप्लीट अनफेटर्ड अनचैलेंज डोमिनेशन नहीं मिलती है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की रीजनल सुप्रीमेसी को, उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता, हिंदुस्तान को वो ग्रेट पावर स्टेटस नहीं मिल सकता जो अमेरिका हिंदुस्तान को दिलाना चाहता है। फॉरेन पॉलिसी के, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस नुक्ते को समझना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ सकते। हो सकता है ये क्लिप्स और ये जो वीडियो है ये थोड़ी मदद कर दे आपकी। Just one final point. I would argue that if India were to grow more powerful than China, and the Chinese economy were to falter and India's economy was to take off, and India looked like it could dominate Asia, it would try to dominate Asia. अच्छा, अब ज़हन में इसको रखिए कि हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ एक सक्सेसफुल ट्रेड रिलेशनशिप या इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप कायम करना इतना आसान नहीं है। कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उसकी वजह है कि मोदी सरकार कोई खास सीरियस सिग्निफिकेंट कंसेशंस करने के लिए इनको तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम्टी डम्टी रजीम को कोई मीनिंगफुल कंसेशंस मिल जाती हैं, कोई मीनिंगफुल मेहरबानी मिल जाती है मोदी सरकार से, तो फिर ये सरकार 3 महीने या 6 महीने नहीं चलेगी, फिर ये चल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा इनका बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर इंडिया से इनको एक ट्रेड फैसिलिटेशन मिल जाती है जिसमें हिंदुस्तान इनकी मदद करता है। और उसमें एक बहुत बड़ा फायदा इनका ये भी होगा कि ये वेस्टर्न ब्लॉक को, अमेरिका को, यूरोप को, बरतानिया को खुश भी कर सकेंगे, बिकॉज उनका जो पूरा स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है वो है भी यही, और ये उस स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन के अंदर फिक्स हो जाएंगे। हर चीज़ में, हर चीज़ की एक मंशा होती है, हर चीज़ की एक लॉजिक होती है, हर चीज़ के अंदर एक डिज़ाइन होता है। तो ये उस डिज़ाइन में अगर फिट हो जाएंगे तो इनको खासी सपोर्ट जो है वो मिल सकती है, लेकिन उसमें जूरी इज स्टिल आउट। ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसमें आप देखते हैं कि इमरान खान अदरवाइज तो ये कह रहे हैं कि ये हम्टी डम्टी की हुकूमत जो है ये 6 महीने से ज़्यादा जो है वो नहीं चल सकती। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जहन में रखें कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की हुकूमत हिंदुस्तान के साथ ट्रेड रिजम्पशन की बात करती, तो यही सारी पीडीएम की जमातें और यही सारा उर्दू के जो ज़राए अबलाग और मीडिया है, ये इमरान खान की हुकूमत का क्या हशर करता। लेकिन अभी आप देख लें कि इसहाक डार साहब कोई बात कहे हुए कम से कम 10-12 घंटे तो हो गए, और अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई देखा नहीं कि किसी ने बहुत इसके ऊपर रिएक्शन किया हो, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गई अपनी। एक मैंने चौधरी साहब को एडवाइस करनी थी, और चौधरी साहब को मैंने एडवाइस ये करनी थी कि मैंने एक क्लिप देखा एक डिस्कशन का जिसमें नदीम मलिक साहब के साथ जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं May 9 के हवाले से। 9 मई
पीडीएम का किया दर है 9 मई एक ढकोसला है। 9 मई को 144 क्यों नहीं लगाया गया पूरे पाकिस्तान में? 10 मई को 144 क्यों नहीं लगाया गया? फिर कोर कमांडर का घर कंक्रीट का बना हुआ, वो मैंने किस चीज से जला दिया? केमिकल कहां से आया? आम तराशी है 9 मई की। एक वक्त आएगा कि 9 मई के पीछे जो असल आर्किटेक्ट है, 9 मई का फायदा किसने उठाया है? हमारे 100 वर्कर्स को जो है गोलियां लगी और हमारे 25 वर्कर शहीद हुए और हमारे 4 वर्कर ताहयात जो हैं वो अपाहिज हुए। एक फौजी जख्मी हुआ है, एक सिपाही को गोली लगी है। 9 मई की रट लगाई हुई है। 9 मई हुआ क्या? 9 मई को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखेरने के लिए एक ढकोसला छोड़ा गया। और उस क्लिप को देखने के बाद और खास करके जो ट्वीट उसके साथ किसी ने लिखा था, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि चौधरी निजामुद्दीन साहब के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि उनको कोई हमदर्दाना मशवरा ये दे कि May 9 की कहानी को बंद कर दें। अब इस कहानी की अदालत में डिस्कशन हो या टीवी में डिस्कशन हो, उससे आपको सिर्फ नुकसान पहुंचता है। इसको ना पढ़ें इसके अंदर। अभी इतना ही मेरा ख्याल है, फिर आपसे मुलाकात होती।